वेलकम आईआईपियंस एंड आप सभी का स्वागत है मैथमेटिकल फिजिक्स के एक लेक्चर में। और यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन ऑफ सीआर थियरम, मतलब अब हम कोची रेसिड्यू थियरम जो था उसकी एप्लीकेशन है वो हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आपके जीसेट के लिए यहाँ तक ही आता है, मतलब कि ये टॉपिक भी आप अगर नहीं करते हैं तो भी आपकी जीसेट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक का मैं अल्टरनेट आपको दे दूंगा कि आपको कौन कौन से इंटीग्रल है वो मेमोराइज करने हैं। आप जैसे ही इंटीग्रल मेमोराइज कर लेंगे वही इंटीग्रल आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन है क्या। तो इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई एफ ऑफ फंक्शन है किसका, कोस थीटा साइन थीटा, यूजिंग सी आर इक्वेशन। अब स्टेप 1, यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स मैंने लिखे। स्टेप 1 में क्या करना है, देखो एक्सप्रेस द गिवन रियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीनियर पावर ऑफ कोस एन थीटा एंड साइन एम थीटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन का पावर है 2, तो इसको लीनियर पावर में कन्वर्ट करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1/2 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो यहाँ पे 1/2 1 माइनस कोस 2 इंटू 2 थीटा मतलब 4 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर को आपको ऐसे ही रखना है। अब ये कोस 4 थीटा है उसको आपको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल के टर्म में। तो ये रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आयोटा 4 थीटा कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखो एक्सप्रेस द फंक्शन ऑब्टेन इन स्टेप 1 एज रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। अगर यहाँ पे साइन थीटा आता तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आयोटा 4 थीटा होता। तो यहाँ पे फंक्शन लिखा जाता है कोस थीटा साइन थीटा के टर्म में। यहाँ पे 1 माइनस कोस 4 थीटा है, इसको देखो 1 माइनस कोस 4 थीटा है, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस ई रेस टू आयोटा 4 थीटा। ये रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू आयोटा 4 थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में। तो रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आयोटा एम थीटा होगा कोस एम थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे स्टेप 3 देखते हैं। तो कर्व आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा, z मोड z इक्वल टू 1 में। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में मोड z इक्वल टू 1 हो ऐसा कर्व है, आपको चूज करना है। जैसे ही आप ये कर्व चूज करेंगे उसके अंदर जो भी आपका सिंगुलर पॉइंट आता है वही पॉइंट है आपको रेसिड्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन है, देखो यहाँ पे z इक्वल टू, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, z इक्वल टू लिख सकते हैं r ई रेस टू आयोटा थीटा। सपोज यहाँ पे मोड z होगा 1, तो r क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो r नहीं लिखेंगे। तो dz जैसे ही हम लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, आयोटा ई रेस टू आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। तो बेसिकली ये z हो गया। तो dz इक्वल टू dz बाई आयोटा z इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा। तो डी थीटा को रिप्लेस करके dz बाई आयोटा z है हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखो ये डी थीटा है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे dz बाई आयोटा z आपको लिखना होगा। तो यहाँ से dz बाई आयोटा z यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से ई रेस टू आयोटा 4 थीटा है, इसको देखो z इक्वल टू यहाँ पे r है वो 1 होगा, तो ई रेस टू आयोटा थीटा लिख सकते हैं। तो z का पावर अगर 4 हो जाता है तो ई रेस टू आयोटा 4 थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे z रेस टू 4 लिख सकते हैं। सो 6 + 2 कोस थीटा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। देखो यहाँ पे स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आप 1 और 2 स्टेप है वो कट कर सकते हैं।
अब cos m थीटा है वो उसको लिख सकते हैं 1/2 एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल को लिख सकते हैं z के फॉर्म में, सो 1/2 z⁻m प्लस 1/z⁻m, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/2 आयोटा z⁻n माइनस 1/z⁻n। अब जो आपका फंक्शन है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया है z के फॉर्म में। कोस थीटा साइन थीटा का फंक्शन था वो क्लोज कंटूर में, तो आप यहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करके उसका आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल है वो लिखा है। तो देखो यहाँ पे आपका फंक्शन ये दिया गया है, तो फंक्शन f इक्वल टू कोस स्क्वायर 3 थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस कोस 2 थीटा मतलब कि 6 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 माइनस 4 कोस 2 थीटा। देखो यहाँ पे डी थीटा तो रिप्लेस करके dz बाई आयोटा z लिखना होगा हमें। तो ये स्टेप 1 हमने कर लिया। तो इसको अभी हम लिख सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 प्लस कोस 6 थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 माइनस 8 कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है हमने कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे ये स्टेप रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो सेकंड स्टेप बोला है कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखो कोस 6 थीटा है, तो देखो यहाँ पे क्या था, कोस 6 थीटा है उसको इसको लिख सकते हैं, देखो रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस e⁻⁷ 6 थीटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 कोस 2 थीटा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखो एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं अगर आपको आता है तो यहाँ से ये स्टेप किस तरह से आ गया। अब ये e⁻⁷ थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस z⁻⁶, और इसको लिख सकते हैं z के फॉर्म में 1/2 z। अब z का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे 1/z², क्योंकि कोस 2 थीटा है तो इसको लिख सकते हैं e⁻2 थीटा, और z का स्क्वायर उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस z⁻⁶, और यहाँ पे देखो 10 z² माइनस 4z⁴ माइनस 4। ओके, यहाँ से 4, ये z² यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4z⁻⁴ आ जाएगा। यहाँ से देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ रहा है, z² तो यहाँ पे ऑलरेडी है। अब ये जो z² था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और अब यहाँ पे सभी चीज़ें हैं वो z के टर्म में आ गई है। सभी चीज़ें यहाँ पे z के टर्म में आ गई है। तो देखो फंक्शन इनटू डी थीटा आपको अगर लिखना है तो यहाँ पे dz बाय आयोटा z आप लिखेंगे तो ये z कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो z प्लस z⁻⁷ डिवाइडेड बाय 10z² माइनस 4z⁴ माइनस 4, यहाँ पे डिवाइडेड बाय आयोटा, और यहाँ पे dz। अब
कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी है वो क्या है, 10z² माइनस 4z⁴ माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4z⁴ माइनस 10z, इसको लिख सकते 10z² प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर से वो फाइंड कर लेंगे कि इसके फैक्टर्स कितने आएंगे। तो 4z⁴ और 10 को मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 10 को लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे 4 × 4, आप देखो माइनस बी प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे करने वाले हैं कि यहाँ से देखो 2 है वो कॉमन निकल आ रहा है, 2z⁴ माइनस 5z² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 × 2 होगा 4 और यहाँ पे 5, तो 2z⁴ माइनस 4z² माइनस z² प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये अप्लाई करोगे तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से फैक्टर्स फाइंड करना आना चाहिए, 2z² यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से -1, यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, सिर्फ z² माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से z इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 1/√2 एंड या तो z हो सकता है प्लस माइनस √2। अब देखो या तो प्लस माइनस √1/2 होगा या प्लस माइनस √2 होगा, तब z है वो आपको सिंगुलर पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें चाहिए z mod z इक्वल टू, देखो mod z यहाँ पे लिख रहा हूँ, mod z इक्वल टू 1 होगा। इसी सर्कल में हमें सिंगुलर पॉइंट चाहिए। तो एक से कम किसकी वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस √1/2 की। तो यही हमारे लिए सिंगुलर पॉइंट है जो रेसिड्यू है वो देगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रेसिड्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जैसे ही रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2π आयोटा के साथ, तो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा। तो रेसिड्यू है वो कौन सी मेथड से फाइंड करें। देखो इतने दिनों से आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो अगर रिवाइज किया है तो अच्छा है, रिवाइज नहीं किया है तो पहले एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे आयोटा है, इसको भी लास्ट में मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे जो मेथड 2 मैंने रेसिड्यू को फाइंड करने को बोला था, यहाँ पे ये 1/2 ये √1/2 है वो सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल का रेसिड्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू प्लस माइनस √1/2। तो यहाँ से ये z प्लस z⁻7 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 20z माइनस 16z⁻3 यहाँ पे 0 और यहाँ पे z इक्वल टू प्लस माइनस √1/2 डायरेक्टली आपको पुट कर देना है। यहाँ से z कॉमन आ जाएगा 1 प्लस z⁻6 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 16z²। अब देखो अगर यहाँ पे कोई ओड पावर होगा z का तो ये प्लस एंड माइनस के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट रेसिड्यू मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे इवन पावर है तो इसलिए यहाँ पे
डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1/2 रेस टू प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 1/2 रेस टू 6 और यहाँ पे 20 माइनस 16 प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 रेस टू 2। यहाँ से देखो रेसिड्यू डायरेक्टली आप निकालो, तो इसका आंसर है वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि कितना आंसर आएगा, 3/32 रेसिड्यू का आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन आप कर लेना। रेसिड्यू कोरस्पॉन्डिंग टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/2। अब यहाँ पे अभी गलती नहीं करनी है, आपने रेसिड्यू निकाल लिया है, आपका जो आंसर है वो सही ही आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इक्वल टू 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे एक आयोटा ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि हमने यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे ये 1 बाई आयोटा इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे देखो ये 3/32 रेसिड्यू है वो एक प्लस के कोरस्पॉन्डिंग है और माइनस के कोरस्पॉन्डिंग भी 3/32 है, तो यहाँ से ये सम ऑफ द रेसिड्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 पाई और यहाँ से 6/32 और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3π/8। जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 3π/8। तो देखो इतना लेंथी क्वेश्चन होगा, तो इससे तो अच्छा है कि जो मैं यहाँ पे इंटीग्रल बताऊँ वो आप याद रख लो। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि डायरेक्टली आपको इंटीग्रल है वो मैं आपको बुक में ही प्रोवाइड कर देता हूँ, पीडीएफ के फॉर्म में, एप्लीकेशन में ही। तो ये 3π/8 इसका आंसर आ रहा है। तो देखो और एक इंटीग्रल है वो आप सोल्व करो। जो इंटीग्रल है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। इंटीग्रेशन 0 to 2π 1/a + b cos थीटा d थीटा where a is greater than b and a is greater than 0। यहाँ पे ये जनरलाइज केस है और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2π डिवाइडेड बाय रूट अंडर a² - b²। क्लियर। अब यहाँ पे इसको फाइंड, ये जनरलाइज केस है तो इसको फाइंड करने के लिए आपको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने बोला था कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये आपको अप्लाई करना होगा। इसमें आपको दो डिफरेंट फॉर्म है वो आपको मिलेंगे, उसमें एक में प्लस, यहाँ पे एक में माइनस माइनस मिलेगा और एक में प्लस माइनस मिलेगा। तो ये जो प्लस माइनस वाला है वो आपको रेसिड्यू देगा। इसका मतलब है, देखो यहाँ पे इसको आप समझ इसलिए नहीं सकते हैं, बेसिकली ये मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके कोरस्पॉन्डिंग रेसिड्यू हम फाइंड करें। तो ये माइनस वाला जो है वो डायरेक्टली आपके जो रेडियस है, कर्व की रेडियस है, उससे बाहर चला जाएगा। ये है वो आपके रेडियस के अंदर रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ये मैं आपको जो इंटीग्रल है स्टैंडर्ड इंटीग्रल वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका सिलेबस है वो जीसेट के लिए हम इतना ही रखेंगे। इससे आगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको रेयर टू रेयर क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो
तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए हैं, उसके एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको बेसिकली ये जो चीज़ है सभी मैंने जहाँ जहाँ पे बोला है मेमोराइज़ करने को, ये सभी चीज़ें मेमोराइज़ करनी है आपको। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है अभी ख़त्म हो गया है मैथमेटिकल टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फूरियर सीरीज़ है, मैट्रिक्स है, ये सभी टॉपिक्स है वो हम देखेंगे। और मैथमेटिकल फिजिक्स में अननेसेसरी टॉपिक्स है तो वो टॉपिक हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो कोई ऐसा मत बोलना कि सर ये टॉपिक आपने क्यों नहीं करवाया है, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस नहीं होगा तभी मैंने नहीं करवाया होगा। उसमें से क्वेश्चंस है वो आपकी जीसेट एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है यहाँ पे मैं जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी वीडियो में से पॉज करके लिखना है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको मैं PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगा कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से उसकी PDF आपको मिल जाती है, तो वो आप मेमोराइज करना है। और अगर ऐसा लगेगा तो एक और 10 या 20 मिनट्स का वीडियो है वो अभी भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बाकी रहेगा। वो कोई टॉपिक नहीं होगा, एक एग्जाम्पल होगा। तो अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस है वो ख़त्म होता है और मैथमेटिकल में नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।